बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यानों में मैंने ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रथम अंक के महत्वपूर्ण अंशों की आपको व्याख्या कराई थी। इसी क्रम में आज ध्रुव स्वामिनी नाटक के दूसरे अंक के महत्वपूर्ण अंशों की मैं व्याख्या कराने जा रही हूँ। दूसरा अंक का प्रारंभ शकराज के दुर्ग के एक भाग से होता है, जहाँ शकराज की वाग्दाता कोमा प्रवेश करती है और शकराज के दुर्ग की अस्त व्यस्तता को देखकर वह क्षुब्ध होती है। वह जानती है कि इस समय शकराज परेशान है और रामगुप्त, जो कि दिग्विजय के लिए निकला है, उससे युद्ध करना या संधि के द्वारा अपनी शर्तों को मनवा लेने के लिए वह विविध प्रकार के राजनीतिक दांव-पेच खेल रहा है। युद्ध की विभीषिका और प्रेम के आनंद की बात को करते हुए कोमा यहाँ पर दिखाई पड़ती है। कोमा कहती है, जब वो अस्त व्यस्त देखती है वहाँ के पौधों को, तो वो कहती है, इन्हें सींचना पड़ता है, नहीं तो इनकी रुखाई और मलिनता सौंदर्य पर आवरण डाल देती है। शकराज के दुर्ग के पौधे मलिन हो गए हैं, उन पर धूल जम गई है। कोमा कई दिनों से इधर आई नहीं और किसी ने इन पर ध्यान नहीं दिया, तो कोमा कहती है कि इन पौधों को सींचना पड़ता है, इनकी धूल हटानी पड़ती है, अन्यथा इनका सौंदर्य ढक जाता है, मलिन हो जाता है, मैला हो जाता है। और आज तो इनके पत्ते भी धुले हुए नहीं हैं, इनमें फूल जैसे मुकुलित होकर ही रह गए हैं। पुष्प आने वाले हैं, कली बनने ही लगी थी, लेकिन ये सूख गए हैं, ये मलिन हो गए हैं और इनमें वो प्रफुल्लता नहीं है जो पुष्पों में या पौधों में होनी चाहिए। खिलखिलाकर हंसने का मानो इन्हें बल नहीं। ये कलियां प्रारंभ में ही मुरझा गई हैं, मानो विकसित होने का या हंसने का इनमें बल नहीं, इनमें शक्ति नहीं, इनमें सामर्थ्य नहीं। अर्थात ये इन पौधों में इतनी सामर्थ्य नहीं कि इनकी कलियां पुष्प बन सकें। फिर कुछ सोचने लगती है, ठीक इधर कई दिनों से महाराज अपने युद्ध विग्रह में लगे हुए हैं और मैं भी यहाँ नहीं आई, तो फिर इनकी चिंता कौन करता। कोमा जानती है कि युद्ध के बादल उनके राज्य पर छाए हुए हैं और शकराज युद्ध की विविध प्रकार की समस्याओं से घिरा हुआ है। और कोमा कहती है कि मैं भी दुर्ग में नहीं आई तो इनकी देखभाल कौन करता। ये पौधे इसीलिए इतने अधिक मुरझा गए हैं। यहाँ पर कहने का अभिप्राय है कि चाहे मनुष्य हो चाहे पौधे हों, यदि उन पर ध्यान नहीं दिया जाए तो उनका जीवन आनंद रहित हो जाता है, उल्लास रहित हो जाता है और वे मुरझा जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। उस दिन मैंने यहाँ 2 मंच और रख देने के लिए कह दिया था, पर सुनता कौन है, सब जैसे रक्त के प्यासे हैं। कोमा यहाँ पहले आती है तो वहाँ के कर्मचारियों से, राजकर्मचारियों से 2 मंच रखने के लिए कहा होगा उस उपवन में, लेकिन वो कहती कि कोई सुनता ही नहीं। मानो युद्ध के कारण, युद्ध में विजय प्राप्त करने की लालसा के कारण सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। प्रकृति से, सुकुमारता से, सरसता से, आनंद से जैसे किसी का कोई लेना देना नहीं है। सब युद्ध उन्माद में व्यस्त हैं, एक दूसरे के प्राण लेने में और अपने प्राण देने के लिए जैसे मानो मतवालों की तरह युद्ध के पीछे पड़े हुए हैं। बसंत का उदास और अलस पवन आता है, चला जाता है। मनुष्य अपने ही बने हुए जाल में, अपनी ही बनी हुई कुटिल नीतियों में इस प्रकार उलझ जाता है कि वह हिंसा, विद्वेष और ध्वंस के अतिरिक्त और कुछ देख ही नहीं पाता। प्रकृति ने हमें बसंत जैसा सुंदर ऋतु दी है, उसका उदास और अलस पवन आता है जो मनुष्य के मन को आनंदित और प्रफुल्ल करने के लिए आता है, लेकिन मनुष्य क्या है, दूसरी ही उधेड़-बुन में लगा रहता है और इस प्रकार प्रकृति का सुंदर मौसम आता है और चला जाता है। कोई उसके स्पर्श से परिचित ही नहीं हो पाता, उसे अवकाश ही नहीं है। अपनी उधेड़-बुन दुश्चिंताओं में, कुटिल नीतियों में इस प्रकार लगा रहता है। कोमा सोचती है, मनुष्य का वास्तविक जीवन तो इतना विध्वंसकारी नहीं है। प्रकृति ने उसे आनंदित होने के लिए बहुत सारे संसाधन प्रदान किए हैं, लेकिन मनुष्य उस ओर ध्यान ही
नहीं देता। यहाँ युद्ध की विभीषिका की ओर संकेत कोमा के माध्यम से नाटककार ने किया है। और वह आगे कहती है, जब सामने से आते हुए तीव्र आलोक की तरह आंखों में प्रकाश पुंज उड़ेल देता है, तब सामने की सब वस्तुएं और स्पष्ट हो जाती हैं। वो कहती है कि मनुष्य प्रेम को छोड़कर युद्धों में लगा हुआ है, विध्वंस में लगा हुआ है, विनाश में लगा हुआ है, जबकि प्रेम का जो प्रकाश है, जब वो आंखों के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है, तब सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। यहाँ प्रेम की उच्च अवस्था का चित्रण किया गया है, जहाँ प्रत्येक जीवात्मा दूसरे जीवात्मा में अपने ही दर्शन करके एक संभाव को प्राप्त हो जाती है, उस ओर संकेत किया गया है। प्रेम की उच्च अवस्था है तो सामने सब कुछ सामने स्पष्ट हो जाता है कि जैसे हमारे अंदर जैसे राग द्वेष हैं, दूसरे प्राणी के अंदर भी उसी प्रकार के राग द्वेष हैं। इसलिए प्रेम के द्वारा मनुष्य के हृदय में जो कुछ प्रकट होता है वही स्पृहणीय है, और उसकी एक ही किरण मनुष्य के जीवन को सार्थक बना देती है। लेकिन संसार के लोग प्रेम करने वाले को पागल कहते हैं, भूल कहते हैं, और लेकिन वो कहती है कि चाहे संसार के लोग उसे पागलपन कहें, भूल कहें, प्रेम में चाहे दुख मिले, लेकिन प्रेम करने वाले को उससे चूकना नहीं चाहिए। सोच समझ कर चलना और प्रेम से चूकना दोनों एक ही बातें हैं। संसार के चतुर लोगों की दृष्टि में ये दोनों ही बातें मूर्खता के बराबर हैं, लेकिन जो प्रेमी है वो इसके महत्व को जानते हैं। विध्वंस और विनाश में प्रेमियों की तनिक भी दिलचस्पी नहीं होती। तो यहाँ कोमल हृदय कोमा विध्वंस और विनाश से विचलित होते हुए प्रेम के मार्ग पर चलने का प्रत्येक प्राणी से आग्रह करती हुई सी प्रतीत होती है। दूसरी ओर रामगुप्त के शिविर में शकराज का एक दूत खिंगल संधि प्रस्ताव लेकर के गया था। वो लौटकर नहीं आता। उसकी बेचैनी में शकराज इधर उधर महल में अपने दुर्ग में टहल रहा है, बड़ी बेचैनी के साथ टहल रहा है, और वो सोच रहा है खिंगल अभी नहीं आया, क्या वह बंदी तो नहीं बना लिया गया? नहीं, वे अंधे नहीं है तो उन्हें अपने सिर पर खड़ी विपत्ति दिखाई देनी चाहिए। वो सोचता है खिंगल अभी नहीं आया। उसके मन में आशंका उठती है कि कहीं उसको बंदी तो नहीं बना लिया गया रामगुप्त के द्वारा। लेकिन फिर उसका मन प्रतिप्रश्न वो करता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि वो वास्तव में अंधे हैं, क्योंकि रामगुप्त वीर नहीं है, साहसी नहीं है, युद्ध कौशल में निपुण नहीं है, दूरदर्शी भी नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति मेरी संधि को ठुकरा दे, ऐसा नहीं हो सकता। यदि उन्होंने ऐसा किया तो हम युद्ध करेंगे और निश्चित रूप से रामगुप्त की इस युद्ध में पराजय होगी, ना। फिर वो सोचता है कि नहीं, केवल विपत्ति रामगुप्त और उनकी सेना पर ही नहीं है, मगध साम्राज्य पर ही नहीं है, विपत्ति हम लोगों पर भी है। यदि युद्ध हुआ तो हमें भी खून की नदी बहानी पड़ेगी, अर्थात यहाँ इधर के बहुत से योद्धा रणभूमि में वीर गति को प्राप्त होंगे। फिर भी उसका मन बड़ा बेचैन हो रहा है। वो कहता है चित्त बड़ा चंचल हो रहा है, तो कहीं बैठ जाऊं, इस एकांत में अपने बिखरे हुए मन को संभाल लूं। वो बहुत सारी दुश्चिंताओं से घिरा हुआ है, उसका मन बड़ा बेचैन है। वो एकांत में बैठने का प्रयास करता है, सोचता है कि ये मेरा जो मन में जो बिखराव आ गया है, जो भटकाव आ गया है, अपने उस मन को थोड़ा समेटने का प्रयास करता हूँ एकांत में बैठ करके। लेकिन क्योंकि कोमा उससे पहले ही दुर्ग में आ चुकी है और वह कोमा को देख करके आश्चर्यचकित होता है कि तुम यहाँ कैसे। और फिर कोमा और शकराज में जो वार्तालाप होता है उसमें भी उसके माध्यम से नाटककार ने बहुत सारे प्रश्नों को समाज के सामने, पाठक के सामने खड़ा किया है। जैसे नारी की मर्यादा है, नैतिकता है, प्रतिशोध की भावना है, राजनीतिक छल प्रपंच आदि बहुत सारे प्रश्न हैं जो यहाँ नाटककार ने कोमा और शकराज के वार्तालाप के माध्यम से अभिव्यक्त किए हैं। जब कोमा और शकराज में वार्तालाप होता है तो शकराज कहता है कि लगता है, मुझसे ऐसा लगता है कि तुम रूठी हुई हो। लेकिन कोमा कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा सौभाग्य कभी मिला ही नहीं, और राजा जैसी परिस्थिति में रखना चाहे
प्रजा का भी उसी परिस्थिति में रहना आवश्यक है। वो उसकी वाग्दाता पत्नी है, यानी अभी विवाह नहीं हुआ है, लेकिन उसने वचन दिया है उससे विवाह करने का। और दूसरी तरफ वह उसके शकराज के आचार्य मिहिर देव की कन्या भी है। तो वो कहता कि मैं बहुत अन्यमनस्क हूँ, बहुत सारी भीषण परिस्थितियाँ मेरे सामने हैं, इसलिए मैं तुम पर ध्यान नहीं दे पाया। तो कोमा कहती है कि क्या जो दुश्चिंताएं आपको घेरे हुए हैं, उन दुश्चिंताओं में मेरा कोई हिस्सा नहीं है? अर्थात मुझे उन दुश्चिंताओं से अलग रखने का क्या कारण है? अगर वो दुश्चिंताएं साझा कर ली जाए, एक दूसरे को बता दी जाए, तो संभवतः उनका हल निकल सकता है। तो शकराज कहता है कि मैं हृदय की दुर्भावनाओं को तुम पर डालकर तुम्हें व्यथित नहीं कर देना चाहता, क्योंकि ये मेरे सामने तो बड़ा ही जीवन मरण का एक प्रश्न खड़ा हो गया है और मैं बड़ा ही अन्य मनस्क हूँ, राजनीतिक प्रश्नों में मैं उलझा हुआ। तो कोमा कहती है, प्रश्न स्वयं किसी के सामने नहीं आते, मैं तो समझती हूँ मनुष्य उन्हें जीवन के लिए उपयोगी समझता है। मकड़ी की तरह लटकने के लिए अपने आप ही जाला बुनता है। जीवन का प्राथमिक प्रश्न उल्लास मनुष्य के भविष्य में मंगल और सौभाग्य को आमंत्रित करता है, उससे उदासीन न होना चाहिए। महाराज, जब शकराज कहता है कि मैं बहुत सारे प्रश्नों में, बहुत सारी समस्याओं में उलझा हुआ हूँ, तो कोमा उससे कहती है कि ये समस्याएं या प्रश्न मनुष्य के सामने स्वयं चलकर नहीं आते। मनुष्य स्वयं ही है जो मकड़ी की तरह जाला बुन करके उन प्रश्नों को अपने सामने उपस्थित करता है और फिर उसी में उलझता चला जाता है और फिर उसे उससे निकलने का मार्ग ही नहीं मिलता। तो प्रश्न जो तुम्हारे सामने उपस्थित हुए हैं, तो कोमा ऐसा मानती है कि उसके लिए बहुत कुछ शकराज ही जिम्मेदार है। वो कहती है कि जीवन का प्राथमिक प्रश्न उल्लास मनुष्य के भविष्य में मंगल और सौभाग्य को आमंत्रित करता है। मनुष्य के जीवन का जो प्रथम प्रश्न है वो तो उल्लास है, आनंद है, प्रेम है, और उसके द्वारा मनुष्य के जीवन में मंगल और सौभाग्य ही आता है। लेकिन मनुष्य उससे तो उदासीन हो जाता है और नए नए प्रश्नों, नई नई समस्याओं को वो स्वयं अपने आप बुनता चला जाता है और उसके जाले में स्वयं ही भटकता रहता है, उलझता रहता है और वहाँ से निकलने का मार्ग उसको मिलता ही नहीं है, क्योंकि वो उससे निकलना ही नहीं चाहता। वो जानबूझ करके इस तरह की परिस्थितियों को निर्मित करता चला जाता है। शकराज कोमा से कहता है, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ। पुरुषार्थ ही सौभाग्य को खींच लाता है। हाँ, मैं इस युद्ध के लिए उत्सुक नहीं था कोमा, मैं ही दिग्विजय के लिए नहीं निकला था। वो कहती कि जिस सौभाग्य और दुर्भाग्य की बात तुम कर रही हो, वो मनुष्य की दुर्बलता का नाम है। जो लोग पुरुषार्थी होते हैं, अपने बल पर सब चीज़ें प्राप्त करने का सामर्थ्य रखते हैं, वो सौभाग्य और दुर्भाग्य के चक्र में नहीं पड़ते। वो कहते हैं कि शकराज कहता है कि मैं पुरुषार्थी हूँ और अपने भाग्य का नियामक स्वयं हूँ। शकराज कहता है कि मेरा मानना है कि पुरुषार्थ से सौभाग्य को खींच करके लाया जा सकता है। और दूसरी बात, जहाँ तक प्रश्नों में उलझने की बात है, तो मैं स्वयं नहीं उलझा हूँ, क्योंकि मैं दिग्विजय के लिए नहीं निकला था। ये रामगुप्त ही निकला था दिग्विजय के लिए और उससे युद्ध करना मेरा क्षत्रिय धर्म है, इसलिए मैं इससे पीछे नहीं हट सकता। इसी बीच जब शकराज और कोमा का वार्तालाप चल रहा होता है, खिंगल जो कि शकराज का दूत रामगुप्त के शिविर में गया था संधि प्रस्ताव लेकर के, वो लौट आता है और आकर के शकराज को संधि प्रस्ताव स्वीकृत होने की सूचना देता है। दूसरा उपाय ही क्या था? वह छोकरा रामगुप्त समुद्रगुप्त की तरह दिग्विजय करने निकला था। उसे इन बीहड़ पहाड़ी घाटियों का परिचय नहीं मिला था। इन सब बातों को समझकर वह आपके नियमों को मानने के लिए बाध्य हुआ। खिंगल आकर के आदेश देता है कि संधि प्रस्ताव मानने के अतिरिक्त रामगुप्त के पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं था। वह समुद्रगुप्त का यह पुत्र रामगुप्त समुद्रगुप्त की तरह दिग्विजय करने के लिए निकला था, लेकिन ना तो ये इतना वीर है, ना साहसी है, और ना ही इसे पहाड़ी रास्तों का ज्ञान है। हमारे इस पहाड़ी क्षेत्र में बीहड़ पहाड़ियों की घाटी में उसे निकलने का, कहीं जाने का मार्ग ही नहीं मिला, तो बताओ वो दिग्विजय क्या करता। और उसे ये सारी परिस्थितियों को समझ बूझ कर उसने
उसने ये निश्चय किया या उसकी ये विवशता ही थी कि वह हमारे संधि प्रस्ताव को मानने के लिए मजबूर हुआ। तो क्या तुमने दूसरा प्रस्ताव भी रामगुप्त ने मान लिया? दूसरा प्रस्ताव जो कि उसने ध्रुव स्वामिनी की मांग रखी थी और साथ ही अपने सामंतों के लिए कुछ स्त्रियों की मांग की थी। तो खिंगल बताता है कि हाँ, उसने हमारी सारी मांगें स्वीकार कर ली। शकराज इससे बहुत अधिक प्रसन्न हो जाता है और वह कहता है, खिंगल तुमने कितना सुंदर समाचार सुनाया। आज देवपुत्रों की स्वर्गीय आत्माएं प्रसन्न होंगी। उनकी पराजयों का यह प्रतिशोध हम लोग गुप्तों की दृष्टि में जंगली, बर्बर और सभ्य हैं, तो फिर मेरी प्रतिहिंसा ही बर्बरता के भी अनुकूल होगी। हाँ, मैंने अपने शूर सामंतों के लिए भी स्त्रियां मांगी हैं। खिंगल कहता है कि तुमने बहुत सुंदर, शकराज कहता है खिंगल तुमने बहुत सुंदर समाचार सुनाया। आज मेरे देवपुत्रों की स्वर्गीय आत्माएं प्रसन्न होंगी, यानी पूर्वजों की आत्माएं जो इस समय स्वर्ग में विराजमान है वो प्रसन्न होंगी कि समुद्रगुप्त या गुप्त साम्राज्य के विभिन्न राजाओं ने किस तरह से हमें पराजित किया, हमें जंगली, बर्बर और असभ्य माना। और यदि ऐसा माना है तो मेरी प्रतिहिंसा भी उसी के अनुकूल होगी, उसी तरह की मेरे संधि प्रस्ताव भी होंगे। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं ही नहीं प्रसन्न, मेरी इस संधि प्रस्ताव से मेरे स्वर्गीय पूर्वजों की आत्मा भी प्रसन्न होगी। और वो बहुत अधिक प्रसन्न हो जाता है। लेकिन कोमा को ये सारी बातें रुचिकर नहीं होती। कोमा चूंकि एक स्त्री है और एक स्त्री का अपमान चाहे वो इस शत्रु पक्ष की क्यों ना हो, कोमा को सहन नहीं होता और वह शकराज से इस बात का विरोध करती है। वो कहती है, मेरे राजा, आज तुम एक स्त्री को अपने पति से विच्छिन्न कराकर अपने गर्व की तृप्ति के लिए कैसा अनर्थ कर रहे हो। एक स्त्री को अपने पति से अलग करके केवल अपने झूठे गर्व को तृप्त करने के लिए ये बहुत बड़ा अनर्थ कर रहे हो। लेकिन शकराज कहता है कि ये मेरे राजनीतिक प्रतिशोध है। कोमा दृढ़ता से इसका विरोध करते हुए कहती है कि राजनीति का प्रतिशोध क्या एक स्त्री को कुचले बिना नहीं हो सकता? कि एक स्त्री की मान मर्यादा को कुचले बिना उससे प्रतिहिंसा लिए बिना या उसका अपमान किए बिना भी राजनीतिक प्रतिशोध लिया जा सकता है। आप अपने राजनीतिक प्रतिशोध में एक स्त्री को हथियार क्यों बना रहे हो? उसके मान मर्यादा का क्यों दलन कर रहे हो? इतने में ही मिहिरदेव जो कि कोमा के धर्म पिता हैं, वो आते हैं। शकराज कहता है कि ध्रुव स्वामिनी को मैंने यहाँ उपहार स्वरूप मंगवाया है, वो मेरे दुर्ग में आई है और कोमा इस बात पर आपत्ति करती है। तो मिहिरदेव कहते हैं, ऐसे काम में तो आपत्ति होनी ही चाहिए राजा। स्त्री का सम्मान नष्ट करके तुम जो भयानक अपराध करोगे उसका फल क्या अच्छा होगा, और भी यह अपनी भावी पत्नी के प्रति तुम्हारा अत्याचार होगा। मिहिरदेव भी इसका विरोध करते हैं कि कोमा सही है, उसे इस बात का विरोध करना ही चाहिए। एक स्त्री का सम्मान नष्ट करके तुम एक भयानक अपराध कर रहे हो और इसका परिणाम कभी भी शुभ नहीं हो सकता। यह मिहिरदेव शकराज को चेतावनी देते हैं। और इसके अतिरिक्त वो कहते हैं कि जो तुम्हारी भावी पत्नी कोमा है उसके प्रति भी तुम्हारा ये अत्याचार ही है। इसीलिए दोनों ही दृष्टि से ये अनर्थ है। ना तो शत्रु पक्ष की किसी स्त्री का सम्मान तुम्हें नष्ट करना चाहिए और दूसरी तरफ तुम्हें अपनी भावी पत्नी के मान सम्मान की भी रक्षा करनी चाहिए, उसके अधिकारों को भी सुरक्षित करना चाहिए। मिहिरदेव कहते हैं शकराज से, क्या तुम इस क्षणिक सफलता से प्रमत्त हो जाओगे? क्या तुमने अपने आचार्य की प्रतिपालिका कुमारी के साथ स्नेह संबंध स्थापित नहीं किया है? क्या इसमें भी संदेह है राजा? स्त्रियों का स्नेह विश्वास भंग कर देना कोमल तंतु को तोड़ने से भी सहज है, किंतु सावधान, इसके परिणाम की भी सोचो। वो कहते हैं कि तुम इस क्षणिक सफलता से इतने मतवाले मत हो। तुमने अपनी आचार्य की पालित पुत्री से स्नेह का संबंध स्थापित किया है, उसके विश्वास को इस तरह मत तोड़ो, क्योंकि स्त्रियों का विश्वास तोड़ना कोमल तंतु को तोड़ने से भी आसान है, लेकिन उसके परिणाम उतने ही भयानक होते हैं और उस परिणाम को तुम अच्छी प्रकार से सोच लो। तो शकराज कहता है, आप मेरे राजनीतिक कामों में हस्तक्षेप ना करें। इस पर मिहिरदेव कहते हैं, राजनीति ही मनुष्य के लिए सब कुछ नहीं है। राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ ना धो बैठो, जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है। राजनीति की साधारण छलनाओं से सफलता प्राप्त करके क्षण भर के लिए तुम अपने को चतुर समझने की भूल कर सकते हो, परंतु इस भीषण संसार में एक प्रेम करने वाले हृदय को खो देना सबसे बड़ी हानि है। शकराज वो कहते हैं कि राजनीति अपनी जगह ठीक है, लेकिन राजनीति के पीछे इतना मत पड़ो कि तुम धर्म से और नीति से अपना हाथ धो बैठो, क्योंकि
जिसका संबंध, नीति का संबंध सारे संसार मनुष्य मात्र से है, और केवल अपने स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए, राजनीतिक हित के लिए तुम मानवीय हितों का इस तरह बलिदान नहीं कर सकते। राजनीतिक के जो साधारण छल प्रपंच हैं उसमें जो तुम्हें सफलता मिलेगी, उससे तुम कुछ समय के लिए अपने आप को चतुर समझने की भूल ही कर सकते हो। वास्तव में तुम चतुर नहीं हो, लेकिन चतुर समझने की तुम भूल कर सकते हो। लेकिन तुमने परंतु इस भीषण संसार में एक प्रेम करने वाले हृदय को तोड़ देना सबसे बड़ी हानि है शकरा। वो कहते हैं कि राजनीतिक सफलता में चतुर समझने की तुम भूल तो कर सकते हो, लेकिन उससे बड़ी भूल ये तुम कर रहे हो कि तुम एक प्रेम करने वाले हृदय को भंग कर रहे हो। इससे बड़ी हानि, इससे बड़ा नुकसान तुम्हें जीवन में नहीं मिल सकता। अर्थात राजनीतिक सफलता के मद में अंधे होकर के जिस तरह तुम कोमा का अपमान कर रहे हो, वो उसका परिणाम तुम्हारे लिए शुभ नहीं होगा। ऐसा मिहिरदेव चेतावनी दे करके चले जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर राजनीतिक छल छंद और प्रपंच की ओर भी नाटककार ने संकेत किया है।